इंडिया में लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं। हजारों कास्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, मल्टीपल रिलीजन्स, मैसिव पॉवर्टी एंड ह्यूज इनइक्वालिटी। हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को कब का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब तक टूट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंस्टेड इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर, वी बिकेम स्पेस पावर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी हैं हम, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। बट एक सवाल अभी भी ऐसा है जो हर हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, उसके दिल में चुभना चाहिए। अगर इंडिया इतनी प्रोग्रेस कर चुका है तो आज भी इलेक्शंस के रिजल्ट रिलीजन क्यों डिसाइड करता है? In fact, every big election in India is about Hindu versus Muslim, minority versus majority, and the most disturbing question is that everybody knows how deadly the drawbacks of communal politics are, yet every time this communal recipe is successful in elections. ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों में बंगाल में communal politics प्रैक्टिस किया। उनका मेथड था मुसलमानों का तुष्टीकरण करना, अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स। नाउ बीजेपी हैज रिस्पॉन्डेड इन काइंड बाय कंसोलिडेटिंग हिंदू वोट्स। टुडे आई वांट टू डिस्कस द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. This problem did not happen overnight. It started long time ago. And today communal politics is massively supported by people from all walks of life. डेली मजदूर जो काम करने वाले लोग हैं दिहाड़ी पर, वो यंग जनरेशन ऑफ इंडिया, यहां तक कि एजुकेटेड एलिट्स भी इस चीज में शामिल हैं। नाउ बेस्ड ऑन कॉमन ऑब्जर्वेशन वी कैन नॉट डिनाई कि हिंदुइज्म ट्रेडिशनली एक टॉलरेंट रिलीजन है। लिव एंड लेट लिव फिलोसफी हैज बीन डीपली इंटरट्वाइंड इन हिंदूज, एंड रेडिकलिज्म इज क्लासिक सिग्नेचर ऑफ मेजॉरिटी इस्लाम, इफ नॉट ऑल. Nowadays, Hindus are becoming radicals in response to decades of Muslim radicalism because भाईचारा is not helping Hindus at all. But क्या हालात हमेशा से ऐसे थे? क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं. Every political party has played religion card in India to secure power. I'll take you through the entire evolution and how it actually infested the communal wound in entire India. Religion has always been a point of conflict in Indian history. इस बात को हम नहीं नकार सकते हैं. हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सबके बीच में डिफरेंसेस रहे हैं. सिचुएशन एक्सट्रीम तब हुई जब 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश को रियलाइज हुआ कि अ यूनाइटेड इंडिया इज अ थ्रेट टू देयर एम्पायर. 1857 के बाद उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका ब्लेम मुसलमानों को दिया गया. उसके बाद मुस्लिम्स का प्रोसिक्यूशन एंड परसिक्यूशन शुरू हुआ. हिंदूज वर प्रमोटेड, गॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज, क्लियरली मूव्ड अहेड ऑन इकोनॉमिक लैडर. In 1880s, British started reversal of benefits. Now the targets were Hindus and they started appeasement of Muslims in India. Historical episodes को communal flavor दे दिया गया. For example, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप वर प्रेजेंटेड एज हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जबकि रियलिटी ये थी कि अकबर की आर्मी का कमांडर राजा मान सिंह हिंदू था. Nearly 70% soldiers were Hindus. Rana Pratap was being supported by Afghans. Nearly 80% were Muslims. ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हजारों इंसिडेंट्स को मैनिपुलेट किया गया, कम्युनल लेंस यूज करके फर्दर डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया गया. लेकिन रिलीजन वॉज स्टिल नॉट द प्राइमरी बेसिस ऑफ मास पॉलिटिक्स, क्योंकि मॉडर्न इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स अभी तक शुरू नहीं हुई थी. देन केम द मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम द ब्रिटिश दैट turned out to be the biggest turning point. They introduced separate electorates for Muslims in 1909, और अब मुसलमान केवल मुसलमान के लिए वोट कर सकता था. Then partition of India happened. The sheer scale and intensity of violence, loss, the hatred, it just did not divide India. It was division of hearts, not just between Hindus and Muslims. This division of heart was even for future generations. Partition was a psychological trauma that we are not yet over with. That hatred can easily be reignited by narrating the incidents.
After independence, leaders like Jawaharlal Nehru they pushed for secular republic. But over time, another political debate slowly emerged. Critics ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है. They practiced selective secularism. शाह बानो केस ने इंडिया में पॉलिटिकल माहौल चेंज कर दिया. 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया था टू अपीज मुस्लिम्स or let's say to save country from popular unrest at that time, क्योंकि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो फैसला था उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे. सो 1980s ने इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो को कंप्लीटली चेंज कर दिया. इसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा? राम जन्मभूमि मूवमेंट, जिसने नेशनली एक्सप्लोड कर दिया इमोशनली लोगों को, especially Hindus को. Ayodhya issue became much bigger than a temple issue. Television played massive role. Religious processions became political theater. Speeches became sharper. और 1984 में इंदिरा गांधी के assassination के बाद एंटी सिख riots, बाबरी मस्जिद demolition, उसके बाद गुजरात riots. These incidents created deep mistrust. और जितना ज्यादा mistrust होगा उतना लोग रिलीजियसली क्लोजर होंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के. कम्युनल राइट्स नेवर एंड इन पॉलिटिक्स. एवरी इलेक्शन, एवरी टाइम people and communities are reminded of old memories, massacres, and they are reminded that their religion is in danger. Politics often grows from such memories. Post 1990s, India entered another major phase of economic liberalization. Economy opened, growth increased, a new middle class emerged, and so did inequality, competition एंड इनसिक्योरिटी. जब लोग इकोनॉमिकली अनसर्टेन फील करते हैं या वीक रहते हैं, दे सर्च फॉर इमोशनल एंकर्स. दे नीड समवन टू टेक द ब्लेम. पहले टीवी डिबेट्स और अब सोशल मीडिया ने तो पॉलिटिकल बैटलफील्ड क्रिएट कर दिया. आज की डेट में एल्गोरिदम्स दे रिवॉर्ड आउटरीच. Communal content spreads faster than policy discussions. Old historical wounds are reopened every week. Now, religion has become the fastest way to emotionally connect with people. I can say it on record. आज तक जितने भी major riots हुए हैं, Calcutta killings से लेकर गुजरात riots, they are all triggered and even manufactured for political reasons. But general public is too naive to understand that. And if one community behaves aggressively, another community will definitely return the favor, especially Hindus. Now Hindus will no longer take it. That's how modern Hindutva has become politically dominant. Ideological conflict now defines modern India. People forget about GDP, economy, unemployment, jobs. They just remember one thing, that they are in constant state of fear and elections capitalize on this fear. That's the uncomfortable truth, unfortunately. So, making of communal politics in India evolved in British India, solidified through partition trauma, and the wound festered through Congress era vote bank politics, which led to caste mobilization, religious nationalism, media sensationalism, and finally, social media outrage culture. Religion will continue to dominate Indian politics regardless of which power or which political party comes to power. It can only change when people put their country first and their religion later. But it seems a bit unlikely in the near future.